गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज हम आपको आपके लेसन 7 का सेकंड पोर्शन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में समझाएंगे। इसके पहले लगभग बच्चों मेरे जो है आपके सभी चैप्टर्स के वीडियो यूट्यूब पर जो है अपलोड हो चुके हैं। आप सभी अपने इन सभी चैप्टर्स के वीडियो देख लीजिए। सारे टॉपिक्स हमने ज्यादा से ज्यादा आपके सभी टॉपिक्स को कवर किया है बच्चों। और इस चैप्टर का भी पहला वीडियो जिसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम आपको डिटेल स्टडी करवा चुके हैं। आज हम आपको एनिमल में जो है किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। ज्यादातर एनिमल्स में बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है जंतुओं को इस रिप्रोडक्शन के आधार पर जो उनके अंदर युग्मक पाए जाते हैं जिनको हम गैमीट्स कहते हैं, जंतुओं को हम दो जो है प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला बच्चों वो जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं जिनमें दोनों नर और मादा युग्मक एक ही शरीर के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम द्विलिंगी जंतु कहते हैं। उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो द्विलिंगी प्रकार का होता है। दूसरा बच्चों एक लिंगी जंतु, ये वो जंतु होते हैं जिनमें नर तथा मादा युग्मक जंतुओं के शरीर अलग अलग होते हैं तथा उनमें नर और मादा युग्मक बनते हैं। आइए बच्चों इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी कराते हैं। देखिए 10th क्लास, जंतुओं में जो रिप्रोडक्शन होता है द्विलिंगी, जिन जंतुओं के शरीर में नर और मादा दोनों युग्मकों का निर्माण होता है, जैसे केचुआ है, अर्थवर्म, जोक जिसे लीच कहते हैं, इनमें ये द्विलिंगी एनिमल होते हैं जिनमें नर और मादा युग्मक एक ही शरीर में पाए जाते हैं। दूसरा एक लिंगी, जिन जंतुओं में नर और मादा जनन अंग अलग अलग शरीर में बनते हैं, जैसे मानव, उनको हम एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल जो है एनिमल कहते हैं। उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बच्चों यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब इनके इस चूंकि एक लिंगी में नर और मादा, मेल एंड फीमेल में गैमीट्स जो बनते हैं, तो इस गैमीट्स के बनने की क्रिया को युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है बच्चों। और जीवों के इस गुण को जिसमें वो नर और मादा अलग अलग दिखाई देते हैं, उनको हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। उनके इस गुण को हम लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। और युग्मकों के निर्माण को हम युग्मक जनन कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। अब जो बच्चों नर और मादा युग्मक बनते हैं, तो जो नर होते हैं वो संख्या में अधिक होते हैं। एक बार जब अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों, नर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक बार कोशिका के विभाजन में 4 मेल गैमीट्स बनते हैं। तो मेल गैमीट्स जो होते हैं बच्चों, ये आकार में छोटा और गतिशील, मोटाइल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में गति कर सकते हैं। और इनको हम स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं। इंग्लिश में स्पर्म और हिंदी में शुक्राणु कहते हैं बच्चों। नर में शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मादा में बच्चों ये जो अंडा बनता है ये आकार में बड़ा और अचल होता है, एक ही जगह जो है रहता है, ये मूवमेंट नहीं करता है। और इसको हम जो है मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं, अंडाणु, ओवम। और मादा में इसे जो क्रिया को, ओवम बनने की क्रिया को oogenesis या अंड जनन कहते हैं बच्चों। फर्स्ट स्टेप देखिए बच्चों है, जंतुओं में जो लैंगिक जनन होता है उसमें कई स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है युग्मकों का निर्माण। नर और मादा युग्मक जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं जो अगुणित होते हैं। एक होता है हैप्लॉइड, दूसरा होता है डिप्लॉइड। अगुणित हैप्लॉइड कहलाते हैं और द्विगुणित डिप्लॉइड कहलाते हैं। हैप्लॉइड N होता है बच्चों, डिप्लॉइड 2N होता है।
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है तो उसको हैप्लॉइड कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में ये जो क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है, आधी नर से और आधी मादा से मिलकर 2n बनता है। तो युग्मक जो होते हैं ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमीट्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों। तो नर युग्मक जिनको शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक जिनको अंडाणु कहते हैं का निर्माण होता है। शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अंडाणु बनने की क्रिया को oogenesis कहते हैं या अंड जनन कहते हैं बच्चों। दूसरा देखिए बच्चों, युग्मकों का संलयन। पहला हो गया युग्मक का निर्माण, दूसरा हो गया फ्यूजन ऑफ गैमीट्स या युग्मकों का संलयन, फ्यूजन। इसको हम फ्यूजन को सिंगैमी भी कहते हैं, सिनगैमी भी कहते हैं। इसमें शुक्राणु और अंडाणु मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं जिसको हम युग्मनज कहते हैं बच्चों। शुक्राणु भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अंडाणु भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, n और n मिलकर 2n युग्मनज का निर्माण होता है। इस क्रिया को सिनगैमी भी कहते हैं बच्चों। जो निषेचन, युग्मनज बनने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, ये निषेचन क्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है बच्चों। जब नर और मादा अपने अपने शुक्राणु और अंडाणु को जल में छोड़ देते हैं और शुक्राणु जाकर जल में ही अंडाणु के संग निषेचन क्रिया करता है, तो इस प्रकार के निषेचन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक और मछलियों आदि में होता है। दूसरा बच्चों अंतः निषेचन होता है, जिसमें जैसे मनुष्य हैं, सरीसृप, सारे मैमल्स में और सरीसृप आदि सभी में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जिस क्रिया में शुक्राणु जो है ये मादा के शरीर में पहुंचकर और वहां ओवम का अंडाणु को जो है निषेचित करते हैं। इस क्रिया को हम अंतः निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, तीसरा है युग्मनज का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट जब हमारा जो है युग्मनज बन जाता है तो युग्मनज का अब डेवलपमेंट होता है और ये डेवलपमेंट बच्चों लगातार जो है डिवीजन के माध्यम से होता है। ये जो डिवीजन या विभाजन होता है बच्चों, ये कई श्रेणियों में होता है। जैसे सबसे पहले जब जाइगोट या युग्मनज का डिवीजन होता है तो मारुला स्टेज आती है। मारुला के बाद दूसरी स्टेज बच्चों ब्लास्टुला स्टेज कहलाती है। ब्लास्टुला के बाद तीसरी स्टेज गैस्टुला स्टेज कहलाती है। गैस्टुला स्टेज कहलाती है और गैस्टुला स्टेज के बाद बच्चों भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इस एम्ब्रियो के बनने की जो मेथड है या जो तरीका है वो तीन प्रकार का होता है बच्चों। सबसे पहला होता है ओविपेरिटी या जिसको हम कहते हैं अंड प्रजक्ता, जिसमें अभी आपने पढ़ा था कि बाह्य निषेचन होता है। तो जो बाह्य निषेचन से हमारा युग्मनज बनता है और जो उसका डेवलपमेंट होता है उसको हम कहते हैं ओविपेरिटी, क्योंकि उसमें जो है शुक्राणु और अंडाणु शरीर के बाहर जल में मिलते हैं बच्चों। तो जल में मिलने से इनका जो परिवर्धन या जो डेवलपमेंट होता है वो भी शरीर के बाहर ही होता है। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट को जो है हम ओविपेरिटी कहते हैं। जो अंडाणु बनता है वो शरीर के बाहर ही एक कवच के अंदर उसका परिवर्धन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है और फेवरेबल कंडीशन आने पर वो कवच फट के और जो यंग वन है वो बाहर शरीर से आ जाता है, शिशु शरीर से बाहर आ जाता है। दूसरा होता है बच्चों विविपेरिटी या जरायुजता कहते हैं। ये मनुष्यों या सरीसृप आदि में इसी प्रकार की जो है आपको जो डेवलपमेंट होता है आपके युग्मनज का, उसको हम विविपेरिटी कहते हैं, जो स्तनियों में या मनुष्य में होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलकर युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं
तो जो जाइगोट बनता है उसका निर्माण उसकी इस प्रकार से मारूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, जो क्लीवेज है, जो आपके डिविजन्स होते हैं, वो एक विशेष प्रकार का अंग जिसको प्लेसेंटा का निर्माण हो जाता है, उस प्लेसेंटा के अंदर ही जाइगोट का जो है परिवर्धन या डेवलपमेंट होता है और अंत में एम्ब्रियो बनता है। तो जो इस प्रकार का डेवलपमेंट होता है और जो शिशु जन्म लेता है उसको हम विविपेरिटी या जरायुजता कहते हैं। तीसरा बच्चा होता है अंड जरायुजता, मतलब ओविविपेरिटी, जिसमें अंडाणु का निर्माण शरीर के अंदर तो होता है, लेकिन उसका अपने शरीर से कोई भी, जिस शरीर में ये डेवलप करता है उसका उसके शरीर से कोई भी संबंध नहीं होता है। उस शरीर को, उस अंडाणु के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। इस प्रकार के जाइगोट के डेवलपमेंट को हम ओविविपेरिटी कहते हैं। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं बच्चों, जिसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में पाया जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा, पहला युग्मकों का निर्माण, दूसरा युग्मकों का फ्यूजन, तीसरा है युग्मनज का डेवलपमेंट या परिवर्धन। ये समझ में आ गया बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। 10th क्लास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जान चुके हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप जो है मादा जनन अंग, या जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम, तंत्र, क्योंकि मादा जनन तंत्र है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें देखिए जो मादा जनन अंग होते हैं, इसमें एक जोड़ी अंडाशय जिनको ओवरीज कहते हैं, ये 1 पेयर होती हैं, और जो दोनों साइड्स मध्य शरीर के मध्य स्थित के दोनों साइड्स में जो है ओवरीज, ओविडक्ट, एक जोड़ी ओविडक्ट से जुड़ी रहती हैं उदर गुहा में। ओवरीज का आकार 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 0.8 सेंटीमीटर जो है ऊंचा होता है, और ये ओविडक्ट से के किनारों पर जो है ये जुड़े रहते हैं उदर गुहा में। एक जोड़ी अंडवाहिनी या ओविडक्ट ये अंडाशय से लगी हुई होती हैं, और इनका जो निचला हिस्सा होता है अंडवाहिनी का, वो गर्भाशय में खुलता है। जो अंडवाहिनी होती है बच्चों, ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। गर्भाशय जिसको प्लेसेंटा भी कहते हैं, ये 7.5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर आकार का होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में, और ये शंखवाकार होता है, ऊपर की तरफ चौड़ा और नीचे की तरफ बच्चों ये देखिए आकार में दिखाया हुआ है, ऊपर की तरफ चौड़ा अंडवाहिनी से मिला हुआ, और नीचे जो योनि में खुलता है हिस्सा वो उसका सकरा हो जाता है। इसकी भित्ति जो होती है मोटी, पेशीयुक्त और फोल्डेड होती है, और फोल्डिंग जो होती है वो अंदर की तरफ होती है शरीर के। चौथा जो पार्ट है जिसको हम वेजाइना कहते हैं, ये 7.5 से 10 सेंटीमीटर आकार की होती है बच्चों, और ये वेजाइना जो है ये हमारे गर्भाशय के नीचे जो है वो जुड़ी रहती है, तथा वेजाइना से ही जो है हमारी जो फीमेल होती है उन्हें मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, और ये इसकी पेशी बहुत लचीली होती हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है कुछ एसेसरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है जो वेजाइना में जो है चिकनाहट या चिपचिपापन लाती है। दूसरा है पेरिनियल ग्रंथि, एक जोड़ी जो एक विशेष प्रकार की गंध का जो है एहसास कराती हैं। तो बच्चों ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जिसका हमने आपको ये यहाँ पर दिखा दिया। ये अंडवाहिनी है बच्चों, ये अंडाशय है बोथ साइड पे, यहाँ पर अंडवाहिनी से जुड़ा हुआ गर्भाशय है, गर्भाशय नीचे जो है हमारा योनि में खुलता है जिसको वेजाइना कहते हैं, और वेजाइना के द्वारा ही यूरिन और ब्लड वगैरह निकलता है बच्चों। अब हम आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझाते हैं। 10th क्लास, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो हमारे
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं बच्चों। मैन में एक जोड़ी वृषण जिनका साइज 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ये स्क्रोटल सेक्स में जो है सुरक्षित रहते हैं बच्चों, और इन्हीं स्क्रोटल सेक्स में शुक्राणुजनक नलिकाएं होती हैं जिनसे शुक्राणुओं का जन्म होता है। दूसरा जो नर जनन अंग है वो है अधिवृषण, जिसको एपिडिडाइमस भी कहते हैं। ये 6 मीटर लंबी चपटी और सक्रिय कुंडलित नलिका होती है जो हमारे नीचे जाके जो है ये शुक्रवाहिनी में से जुड़ती है। शुक्रवाहिनी, एक जोड़ी शुक्रवाहिनियां जो है ये दोनों तरफ जो है वृषण से जो है वो जुड़ी हुई रहती हैं, और शुक्रवाहिनियां ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती हैं बच्चों, जो नीचे जाकर शुक्राशय पर खुलती है। देखिए ये शुक्राशय है जिस पर ये शुक्रवाहिनियां खुलती हैं। शुक्राशय नीचे जाकर जो है पेनिस से जुड़ता है, और इसमें दो प्रकार की सहायक ग्रंथियां मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंतर्गत आती हैं। एक है प्रोस्टेट ग्लैंड जो आपके मूत्राशय के पास स्थित होती हैं एनस वाले हिस्से पर, और दूसरी काउपर ग्लैंड्स जो आपके अलग दूसरी जगह पर, जहां पर हमारे ये सिस्टम होता है पेनिस का, उसके पास में पाई जाती हैं। इस प्रकार से बच्चों ये मादा जनन अंग हो गए और ये नर जनन अंग हो गए। ये जो है आपके इन्हीं के मिलने से बच्चों जो है युग्मनज का निर्माण होता है। नर जनन अंग, नर और मादा, मादा का अंडाशय और नर का जब शुक्राणु मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, जिसके बारे में हम आपको पहले भी समझा चुके हैं बच्चों। नर और मादा, मेल और फीमेल में बच्चों कुछ ऐसे गुण होते हैं या जिनको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके द्वारा जब हमारे बच्चे या जो शैशवावस्था से एडोलेसेंट अवस्था में आते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, तो उनके शारीरिक चेंजेस होते हैं, उनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। फीमेल में जो है एक तो हार्मोन्स जो है कुछ ऐसे हार्मोन्स का डेवलपमेंट होता है जिनको हम फीमेल हार्मोन्स कहते हैं। जो आपने अभी जब हार्मोन्स का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोन वगैरह, तो इनका सिक्रीशन बढ़ जाता है। दूसरा जो है मेमरी ग्लैंड्स का निर्माण हो जाता है, इंटरनल पार्ट्स में हेयर्स निकल आते हैं, मेल के अंदर जो है उनकी आवाज बदल जाती है, और भी बहुत से ऐसे दाढ़ी मूछें निकल आती हैं बच्चों मेल में, और इसी प्रकार के बहुत से कैरेक्टर जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहे जाते हैं, मेल और फीमेल में दिखाई देते हैं बच्चों। 10th क्लास, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जननात्मक स्वास्थ्य होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि अगर हम स्वस्थ होंगे तो हमारा आने वाली जो पीढ़ी, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी स्वस्थ ही होगी। इसके लिए जो जननात्मक स्वास्थ्य संबंधी आयाम थे बच्चों, उसको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक, इन सभी आयामों के आधार पर जो है उसको निर्धारित किया गया। अर्थात एक स्वस्थ शरीर होना चाहिए, उसका मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, उसका सामाजिक दायरा भी अच्छा होना चाहिए, और उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। ये सभी आयाम अगर अच्छे हैं तो जो है एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे भारत में जो है सबसे ज्यादा जो है जननात्मक स्वास्थ्य में कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर समाज अशिक्षित होता है। बहुत छोटी छोटी उम्र में लड़के लड़कों की शादी कर दी जाती है बच्चों। कम उम्र में लड़कियां जो है गर्भ धारण कर लेती हैं, और उनको ना तो यौन शिक्षा दी जाती है, ना ही उनको जो है यौन रोगों के बारे में जानकारी होती है। तो इसलिए भारत में इस तरह के रोगों से मरने की संख्या भी बहुत अधिक होती है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए बच्चों 1951 में सरकार ने एक परिवार कल्याण योजना बनाई थी, जिसको हम फैमिली वेलफेयर स्कीम या परिवार कल्याण योजना कहते हैं,
जिसके अंतर्गत इन सभी बातों पर ध्यान दिया गया। समाज को शिक्षित करने की कोशिश करी गई। लड़के और लड़कियों के विवाह की एक निश्चित आयु बना कर दी गई। लड़कों की 21 और लड़कियों की 18 और जो है उनको कम उम्र में जो है गर्भ धारण करने की ना करने के लिए शिक्षा दी गई तथा अन्य और भी जो है इस परिवार कल्याण योजना के अंतर्गत जो है हमारे अशिक्षित समाज को जो है जानकारियां दी गई। क्योंकि अगर समाज हमारा शिक्षित होगा तो हमारे आने वाली जो जनसंख्या बढ़ेगी वो भी जो है शिक्षित समाज का ही एक अंग होगी। बच्चों, समष्टि या पॉपुलेशन क्या होता है बच्चों? एक ही समय पर एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को जो है पॉपुलेशन या समष्टि कहा जाता है। तो समष्टि का आकार क्या होना चाहिए, समष्टि में लिंग अनुपात क्या होना चाहिए, इन सब का निर्धारण जो है इसी के अंतर्गत किया जाता है। बच्चों देखिए बच्चों, ये हमने आपको बताया कि समष्टि क्या होती है। एक ही समय पर एक ही जगह पर जो है रहने वाले जीवों के आकार को जो है पॉपुलेशन या समष्टि कहते हैं। समष्टि का आकार जो है एक छोटा होना चाहिए, तभी उनमें लिंग अनुपात समान होना चाहिए और उनमें मानव जनसंख्या और परिवार नियोजन का भी उनको जानकारी होनी चाहिए। अगर इन चीजों की जानकारी नहीं होगी या बहुत बड़ी पॉपुलेशन होगी या लिंग अनुपात बराबर नहीं होगा तो बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है बच्चों, तो हमारी उसी प्रकार से खाद्य समस्या, खाने के लिए हमको भोजन पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है। उन बच्चों को शिक्षा में भी जो है प्रॉपर शिक्षा नहीं हो पाती है। रोजगार की समस्या भी लोगों के बीच में बनी रहती है कि बहुत सारे लोग होंगे तो रोजगार भी सबको आसानी से नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा समस्या भी सामने लोगों के आएगी और आवास, रहने की समस्या भी। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी बच्चों तो आवास की समस्या भी होगी, यातायात और परिवहन की समस्या भी सामने आएगी, रहन सहन का निम्न स्तर भी हो जाएगा क्योंकि पर व्यक्ति रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। बच्चों जब वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा तो समस्याएं ये सभी चीजों की आएंगी। तो इनसे बचने के लिए क्या करना है? इनसे बचने के लिए हमको बच्चों सबसे पहले जो है जनसंख्या पे रोकथाम करना आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए बच्चों क्या क्या उपाय करने चाहिए? एक तो बच्चों के जन्म के बीच में अंतराल होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 साल का। विवाह की आयु में भी वृद्धि करनी चाहिए बच्चों। लोगों को सीमित परिवार रखने की शिक्षा देनी चाहिए। रिप्रोडक्टिव जो प्रजनन निरोध के उपाय होते हैं उनको जो है दंपत्ति को प्रयोग में लाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन देने की जो है योजना और जो है कोशिश करनी चाहिए। कानूनी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए बच्चों। इसके लिए कानून भी बनाना चाहिए कि 2 से अधिक बच्चे ना हो और परिवार कल्याण संबंधी जो कार्यक्रम होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोगों में इसका जो है समुचित जानकारी हो सके। 10th क्लास, अगर प्रॉपर जो है लोगों को यौन शिक्षा नहीं दी जाएगी तो हमारे शरीर में बहुत से यौन संचारित रोग हो जाते हैं, जैसे है सिफिलिस जिसमें जो है जननांग अंगों में घाव आदि बन जाते हैं। और अगर उनकी दूसरा है बच्चों एड्स, जिसमें हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र जो है बहुत कम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। और नंबर 3 है जननांग पर मस्से बन जाते हैं, ये मस्से बाद में कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो अगर बच्चों जो है लोगों को शिक्षित नहीं किया जाएगा यौन शिक्षा के बारे में तो इस प्रकार से यौन संचारित रोग फैल जाएंगे जिससे कि उनको बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान होगा। अतः इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे समाज को शिक्षित होना, उनको यौन शिक्षा देना, परिवार कल्याण योजनाओं की ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना अति आवश्यक है। अब बच्चों ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। हमारे वीडियो को बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल यूट्यूब में साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा में आप लोग जाइए, उसमें वीडियो देखिए और उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भी जो है बताइए कि ताकि आप बच्चे हमारे द्वारा दिए गए नोट्स को पढ़ें, समझें
और घर बैठ के अच्छे से अच्छी शिक्षा बच्चों प्राप्त करें। जब आवश्यकता हो यूट्यूब में वीडियो खोल के आप उस सब्जेक्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।